उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर आज महापंचायत होगी और आज होने वाली इस महापंचायत को करीब 15 से 16 शर्तों के साथ परमिशन मिली है। इसमें हेट स्पीच ना करने, धार्मिक भावना को ना भड़काने, रैली ना निकालने और ट्रैफिक बाधित ना करने के साथ शांति व्यवस्था कायम रखने सहित कई शर्तें शामिल हैं। मस्जिद विवाद को लेकर आज होने वाली इस महापंचायत में हैदराबाद के गोशा महल सीट से बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह भी शामिल होंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड में हिंदू संगठन के बड़े नेता स्वामी दर्शन भारती समेत तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मस्जिद मोहल्ला के 50 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू की है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने पूरे बाजार में फ्लैग मार्च निकाला। उत्तरकाशी में आज महापंचायत मस्जिद विवाद को लेकर बुलाई गई है। तो सशर्त मंजूरी दी गई है प्रशासन की तरफ से और पुलिस ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। कई ऐसी शर्तें रखी गई हैं कि हेट स्पीच ना हो, यहां से धार्मिक भावनाओं को ना भड़काया जाए। बलबीर परमार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, कितने बजे होनी है आज ये महापंचायत जिसको सशर्त मंजूरी मिल चुकी है प्रशासन की? मैदान पर होने वाली है। बिल्कुल, महापंचायत की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है और जो बड़े नेता है लगभग 12 से 1 बजे के बीच में वो यहाँ पहुंचना शुरू कर देंगे। तो उससे पहले जो तमाम संगठन के लोग हैं यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हैं और इसमें रामलीला मैदान की हम बात करें, हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह के हालात है। ये मंच है जहाँ पे महापंचायत होनी है, हिंदू महापंचायत, और यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की तैनाती की गई है और अन्य जिलों से भी पुलिस बल मंगाया गया है। साथ में जो अधिकारी है अन्य जनपद से भी अधिकारी बुलाए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार देखा था कि 24 अक्टूबर को बड़ा प्रदर्शन उत्तरकाशी में हो गया था, पथराव और लाठीचार्ज तक की नौबत आ गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए इसमें पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला मुख्यालय को पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस की व्यवस्था है। इसमें मेरे साथ हिंदू संगठन से जुड़े लोग भी मौजूद है, इनसे ही हम जानना चाहेंगे क्या कुछ रहने वाला है आज जो पूरी इस काशी विश्वनाथ की धरती में ये मस्जिद के रूप में जिन्होंने कि इसका रूप दिया। ये घर था लेकिन इसको मस्जिद के रूप में अनावश्यक रूप से वहाँ गतिविधियां हो रही थी, वहाँ पर जो है नमाज अदा की जा रही थी। तो आज हमारा जो उत्तर काशी का ये काशी विश्वनाथ की धरती में पूरा हिंदू जागरण हो गया और ये तमाम सारे जो अभी तक हमारे आंदोलन हुए वो उसी का ये बहुत बड़ा विशाल रूप है। और अब इस आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम सारे हमारे जो हिंदू संगठनों के लीडर हैं, व्यापार मंडल, छात्र संघ, सारे के सारे इस आंदोलन को जो है पूरी अपनी दमदारी से भागीदारी अदा कर रहे हैं। और आज इस हिंदू महापंचायत में हमारे जो हिंदू कट्टरपंथी जो जितने भी हमारे ये स्वावलंबी है, जैसे टी राजा, अभी हमारे जो ये स्वामी जिन्होंने के यहाँ पर जिस लाठीचार्ज जिस यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है, ये अपना भारती जी, तमाम सारे प्रदेश के भी जितने हिंदू संगठन के जो हमारे अग्रसर और जो लीडर हैं। कब से शुरू होगी? ये जो है अभी हमारे जो ग्रामीण परिवेश के पूरे उत्तरकाशी के जो लोग हैं ये अपने स्थानों से गंतव्य से चल दिए हैं और लगभग ये 11 साढ़े 11 के आसपास ये बहुत बड़ा विशाल जनसमूह इस रामलीला मैदान में जो है यहाँ पर एकत्रित होगा। बिल्कुल, अब कुछ ही देर में जो ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पे जो ग्रामीण है वो पहुंचना शुरू कर देंगे और इंतजार सभी को रहेगा कि जो बड़े नेता हिंदू संगठन से जुड़े हैं जब वो पहुंचेंगे तो उनका क्या रूप रहता है, ये देखने वाली बात होगी। जी, इसके साथ ही बलबीर, पुलिस प्रशासन की अगर बात करें, क्योंकि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और सशर्त तो मंजूरी मिली है लेकिन पुलिस भी काफी ज्यादा तैनात की गई है। जरा दिखाइएगा तस्वीरें भी और कितनी मात्रा में यहाँ पर पुलिस मौजूद है। तो
रामला मैदान में हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से पुख्ता इंतजाम पुलिस फोर्स के किए गए। आप देख सकते हो चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स है और क्योंकि पिछली बार जिस तरह से बड़ा हंगामा हुआ था तो उसको देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। पूरे जिला मुख्यालय में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जहां पे विवादित जो धार्मिक स्थल है वहां पे भी 50 मीटर के दायरे में एक धारा 163 लागू है और धारा 163 लागू है और पूरी तरह से छावनी में उसे तब्दील किया गया है ताकि अगर स्थिति अगर बिगड़ती है, कुछ उपद्रवी सामने आते हैं तो पूरी तरह से जो पुलिस है अलर्ट मोड पे है। और जो हिंदू संगठन के नेता उनसे लगातार बात कर रही है कि हेट स्पीच ना दी जाए, भड़काऊ भाषण नहीं होने चाहिए, क्योंकि लगातार जो हाई कोर्ट है वो भी इस महापंचायत में नजर बनाए हुए है। तो कह सकते हैं कि इसमें भाजपा, कांग्रेस और जो कोर्ट है उच्च न्यायालय वो भी नजर बनाए हुए है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर वाला ये हिंदू महापंचायत है और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है। चप्पे चप्पे पे पुलिस की व्यवस्था जिला मुख्यालय में की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका बलबीर। देहरादून से जिला पंचायतों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव नहीं होने के चलते पंचायतों में प्रशासक बैठाए जा रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि जिला पंचायतों में कार्यकाल पूरा कर चुके अध्यक्ष ही प्रशासक बनेंगे। अगले आदेश तक निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष ही बतौर प्रशासक कामकाज करेंगे। हालांकि नीतिगत फैसले लेने का अधिकार उन्हें नहीं होगा। पंचायती राज सचिव ने सभी डीएम को इसका आदेश जारी कर दिया है कि निवर्तमान अध्यक्ष को ही प्रशासक की जिम्मेदारी दी जाए। सरकार पहाड़ में जमीनों की खरीद को लेकर सख्त जरूर है, मगर इन जमीनों की जांच करना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। हालांकि अब सरकार के निर्देश के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में होने वाली जमीनों की रजिस्ट्री पर प्रशासन की नजरें हैं। नैनीताल जिले में डीएम ने निर्देश दिए हैं कि अगर जमीनों का मामला विवादित दिखे तो उस पर जांच करें और उच्च अधिकारी के संज्ञान में लेकर आएं। सख्ती जरूर की गई है, लेकिन उत्तराखंड के बाद किसने कितनी जमीन खरीदी है इसकी जांच कर पाना प्रशासन के माथे पर बल डाल रहा है। आपको ये भी बता दें कि अगर राज्य बनने के बाद बाहर के किसी ने उत्तराखंड में अलग अलग जिलों में जमीनें खरीदी हैं तो उसका पता लगाना किसी चुनौती से कम नहीं है। तो इसमें सख्ती रखने के निर्देश ही दिए गए हैं सभी एजेंसीज को। साथ में कोई भी ऐसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस अगर रजिस्ट्री कार्यालयों में पाए जाते हैं तो उनकी त्वरित सूचना एजेंसीज को दिए जाने के लिए सब रजिस्ट्रार्स को भी हम लोगों ने यहाँ से डायरेक्ट किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में भू कानून का उल्लंघन करने वाले भू माफिया को कड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि जो लोग जमीनों का गलत तरीके से व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि इससे राज्य के निवेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने नियमों का उल्लंघन कर जमीनें खरीदी हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से अनुरोध किया है कि वो किसी भी हालत में ऐसे लोगों से जमीनें ना खरीदें जो जांच के डर से अपनी जमीनें बेचकर भागना चाहते हैं। तो हम राज्य का जो मूल हमारा स्वरूप है वो स्वरूप खराब न हो, इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को कहा है। और मैं उत्तराखंड के सभी लोगों से ये अपील भी करता हूँ कि जो ऐसे लोग जिन्होंने भूमि कानून का उल्लंघन किया है और अब वो जब इसकी जांच हो रही है तो वो स्थानीय लोगों को अपनी ज़मीनें बेचने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय लोग उनकी ज़मीनें ऐसे में न खरीदें, अन्यथा क्या है कि कहीं न कहीं जिन्होंने भूमि कानून का उल्लंघन किया है उनके साथ जो है नहीं जुड़ना चाहिए हमको। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हल्द्वानी के दौरे पर रहे, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री अचानक से नगर निगम दफ्तर में छापा मारने पहुंचे और यहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान नगर निगम कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सीएम ने अधिकारियों को जनता का काम न लटकाने की नसीहत दे डाली। प्रदेश में क्षेत्रवाद के नाम पर राजनीति करने वालों को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कड़ा संदेश दिया है। हल्द्वानी पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि अब कुमाऊं गढ़वाल के फेर से हमें बाहर निकलना होगा। अब क्षेत्रवाद की बात छोड़कर विकास और राज्य की बात करनी होगी, तभी राज्य नई ऊंचाइयों को छू सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव में जनता ने उन ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया है जो क्षेत्रवाद की राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। वहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ कहेंगे वहाँ नहीं हो रहा। अरे पूरा राज्य हमारा है, समेकित रूप से विकास करना है हम लोगों ने। ये सब बातें कभी नहीं करनी चाहिए। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, ये बातें अभी हम लोगों ने केदारनाथ विधानसभा के चुनाव में बहुत बुरी तरह से इन चीजों का हम लोगों ने सामना किया है और वहाँ बाबा केदार की कृपा से केदारनाथ क्षेत्र की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने क्षेत्रवाद, जातिवाद करने वालों को बुरी तरह से उनकी दुकानें बंद की हैं, उनका हमेशा के लिए सफाया किया है। और सेमीफाइनल जो कह रहे थे, उनको सेमीफाइनल में बाहर कर दिया, तो आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि अब फाइनल में कोई नहीं। बीजेपी में मोदी, योगी, धामी की हिंदुत्व वाली सोच की प्रचंड आंधी चल रही है, जो कि घातक है। ये बात कांग्रेस के नेता पूर्व सीएम हरीश रावत ने कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गहरा लगाव है। ये बात उत्तराखंड में सब जानते हैं और यही सच है। यही बात और सच में अब कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत भी कह रहे हैं। रावत जी बहुत अनुभवी हैं और बहुत लंबा उनका कालखंड सामाजिक और राजनीतिक जीवन का रहा है और आज पूरी दुनिया जानती है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर आया है और देवभूमि उत्तराखंड से जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लगाव है, उनके हृदय में देवभूमि बसती है। ये किसी से नहीं छुपा है, तो हरीश रावत जी से भी नहीं छुपा है, इसलिए वह भी सत्य ही कह रहे हैं। निकाय चुनाव की जल्द घोषणा हो सकती है। बीजेपी संगठन में निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज है। शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन मंत्री अजय कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। शनिवार की मीटिंग में मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो पाए थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जल्द ही सभी निकायों में प्रभारी बनाए जाएंगे और चुनाव को देखते हुए सर्वे करवाया जाएगा। वहीं खबर ये भी है कि शहरी विकास विभाग अगले हफ्ते सभी निकायों में आरक्षण की भी घोषणा कर सकता है। और चलिए बड़ी खबर संभल से है, जहां पर न्यायिक आयोग की टीम पहुंच गई है। संभल में हर पहलू पर जांच करेगी ये टीम। आपको ये भी बता दें कि सरकार ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस डीके अरोड़ा की अध्यक्षता में इस न्यायिक आयोग का गठन किया है, जिसमें रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद और यूपी के पूर्व डीजीपी एके जैन शामिल हैं। संभल हिंसा सुनियोजित साजिश थी या फिर अचानक हुई एक घटना, ये जांच आयोग की तरफ से की जाएगी। इसके पीछे किन किन लोगों की भूमिका थी, ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही हिंसा से पहले और बाद में पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम सही थे या फिर नहीं, ये जांच भी आयोग करेगा। सुनील कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, पहुंच चुकी है न्यायिक आयोग की टीम, अब आगे का क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, क्या जानकारी? देखिए जी, आपको बता दें कि अभी संभल में न्यायिक टीम ने यहाँ पर प्रवेश किया है। इसके बाद कोतवाली पहुंची, कोतवाली से जामा मस्जिद इलाके में पहुंची है। जामा मस्जिद तिराहे पर डीएम एसपी से या कमिश्नर से संबंध में जानकारी ली है। वहीं अब जामा मस्जिद इलाके में है टीम, जहाँ पर सारे हालात का जायजा लिया जाएगा। आखिर हिंसा कैसे हुई, कौन इसके पीछे थे, बल प्रयोग किया गया, उस बल प्रयोग की भी जांच की जाएगी। तो तमाम सारे बिंदु है, अभी जांच शुरू हो चुकी है। न्यायिक आयोग की टीम यहाँ संभल में जामा मस्जिद के ठीक पीछे है जी। तो संभल पहुंच गई है न्यायिक आयोग की टीम। हमारे सहयोगी लगातार जानकारी इस पर हमें दे रहे हैं। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीर भी न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है और हर पहलू पर ये टीम जांच करेगी।
यहाँ पर पूछ भी रहे हैं लोगों से, और वो जो अधिकारी हैं वो शाही मस्जिद का कॉर्नर दिखाना है कि शाही मस्जिद ये है, यहाँ से ये गलियाँ हैं, और गलियों में सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि आयोग की टीम को ये सारी रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। और डीआईजी खुद मुनिराज जी उन्हें बता रहे हैं कि कैसे ये सारा कुछ हुआ था और कैसे अचानक भीड़ वहाँ से आई थी, और ये सारा कुछ उन्हें इशारों में बताया जा रहा है क्योंकि आयोग के जो 3 सदस्यीय टीम के मेंबर हैं वो आए हैं, डीएम इनके साथ में है, सारे अधिकारी एक एक करके बता रहे हैं कि कैसे शुरुआत हुई थी, कब भीड़ आई थी, कैसे भीड़ बेकाबू हो गई थी, उन्हें समझाने की कैसे कोशिश हुई थी। सारा प्रशासनिक अमला कर रहा है कि क्योंकि ये जो रूट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये एसपी और जो दूसरे डीआईजी ये आयोग की टीम को यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे सब कुछ हुआ था। 24 नवंबर की सुबह से लगातार भीड़ थी, भीड़ ने कई रास्ते चुने थे जहाँ जहाँ से लोग आ सकते थे, गलियों से आ सकते थे, वहाँ से भीड़ आई थी। और प्रशासनिक जो अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि पुलिस बल कहाँ कहाँ तैनात था और कहाँ पर चूक हुई, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में शामिल होगी क्योंकि पूर्व अधिकारी हैं। शाही मस्जिद के ठीक पीछे की तरफ का ये पूरा रूट है, ये सड़क है जिसे जामा मस्जिद रोड कहा जाता है, रौनक मार्केट के पास की। इस वक्त हम उस जगह पर खड़े हैं और ये अधिकारियों की टीम यहाँ पर कोशिश कर रही है बताने की कि कैसे सब कुछ हुआ था। आगजनी यहाँ पर हुई थी, फायरिंग यहाँ पर हुई थी, पथराव इसी जगह पर हुआ था। ये यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा आयोग की टीम को बताया जा रहा है कि सुबह जब सर्वे किया जा रहा था 24 नवंबर की सुबह तकरीबन 7 से 7:30 बजे, तो उसके बाद भीड़ यहाँ पर जुटनी शुरू हो गई थी। अधिकारी लगातार, जो एसपी हम बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, एसपी लगातार समझा रहे हैं, एसपी के बिश्नोई, क्योंकि उनको सारा कुछ पता था। सर्वे के दिन वो मौके पर मौजूद थे, आयोग की टीम को वो मौके के उस दौरान के हालात बता रहे हैं कि अचानक भीड़ बढ़ी थी। 10 बजे के आसपास भीड़ बेकाबू हो गई थी क्योंकि लोगों को लगातार मस्जिद से अनाउंस करके समझाया गया था, सदर के द्वारा भी समझाया गया था। अब यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं अधिकारी, पूछेंगे। जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि आयोग को कि कैसे उस वक्त हम खड़े थे, और क्योंकि चश्मदीद जो हैं उनको यहाँ पर उनसे पूछताछ भी करनी बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से ये सारा कुछ यहाँ पर घटनाक्रम जो है इस वक्त आयोग की टीमें पूछ रही हैं। क्योंकि सबसे अहम चीज़ यही हो जाती है कि इन मौक़ों पर जब भी इस तरह के हालात बनते हैं हिंसा प्रभावित इलाकों में, तो आयोग की टीमें कोशिश यही करती है कि जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो उन्हें सबसे पता चले। पुलिस अधिकारी जो मौके पर थे उनको बताया जाए। एसपी जो कि एसपी के बिश्नोई हैं वो अधिकारियों की टीम को बता रहे, देखिए पूरे इशारे करके बता रहे हैं कि कैसे क्या हुआ था, भीड़ कहाँ से आई थी, लोग कहाँ कहाँ खड़े थे और कैसे उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि सर्वे हो रहा था, सर्वे अदालत के आदेश के बाद हो रहा था और वो सब उनको बताया गया था उस दिन। और यही चीज़ अब आयोग के सामने एसपी के बिश्नोई रख रहे हैं। कोशिश उनकी यही है कि जो फैक्ट हो, अब आगे की तरफ ये टीम जा रही है। देखिए जहाँ पर असल में पथराव हुआ था वहाँ की तरफ अब टीम जाएगी और ये पता चलेगा क्योंकि जिस इलाके में पथराव हुआ, आगजनी हुई, गाड़ी जलाई गई, तोड़फोड़ हुआ, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के मार्फत सब कुछ सामने आया था। और इसी वजह से अब टीमें जो हैं ये कोशिश कर रही हैं कि अधिकारियों को एक एक पल की जानकारी बताई जाए, क्योंकि जहां से सबसे पहले भीड़ बेकाबू हुई, भीड़ कैसे इकट्ठा हुई, कौन लोग थे, ये सारी जो, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में कई सारी चीज़ें सामने आई थी। उसके बाद भी आयोग को अपनी निष्पक्ष एक रिपोर्ट जो सौंपनी है शासन को, उस रिपोर्ट में उन्हें वो सब कुछ रखना होगा जो स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग, मौके के हालात, इसके अलावा जो फुटेज थे, गलियां थी, ये सब नोटिस करना होगा और उसके बाद वो रिपोर्ट अपनी शासन को सौंपेगी। क्योंकि सर्वे जब आम तौर पर चल रहा था उसकी इजाज़त दी गई थी, उसके अलावा उसकी परमिशन के अलावा सबको जानकारी दी गई थी। कोर्ट के आदेश की जो कॉपी है उसको लेकर सारी चीज़ें मुकम्मल की गई थी। लेकिन 24 नवंबर को अचानक सुबह जब टीम 7 साढ़े 7 बजे शाही मस्जिद में पहुंची थी, उसके बाद जो भीड़ थी, आसपास के लोग थे, वो इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। हालांकि एसपी जो के बिश्नोई हैं वो लगातार अनाउंस कर रहे थे। जामा मस्जिद के सदर जफर ने भी अनाउंस करके लोगों को बताया था कि अभी सिर्फ सर्वे चल रहा है। लेकिन भीड़ बढ़ती चली गई थी। भीड़ को किसने उकसाया, भीड़ को किसने बुलाया, इतनी बड़ी तादाद में अचानक सुबह 7:30 बजे के बाद भीड़ कैसे इकट्ठा हुई, ये भी एक रिपोर्ट में अपनी वो शामिल करेंगे। क्योंकि अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि जो भी आयोग के सामने जो भी सवाल होंगे उनको वो देखें। ये इस गली की तरफ आप देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण गली है जिसके बारे में इस वक्त आयोग की टीम को बताया जा रहा है।
क्योंकि यहाँ से आयोग की टीम जब अंदर की तरफ जा रही, यही वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पथराव हुआ था। इसी गली में फायरिंग भी होती है। टंकी रोड। हमारे सहयोगी इस पर लगातार जानकारी हमें दे रहे थे। उत्तराखंड की खबरों का एक बार फिर से रुख करते हैं। राजधानी देहरादून में क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का आयोजन शुरू हो गया है। शुक्रवार से शुरू हुए इस फेस्टिवल में क्राइम फिक्शन पर काम कर रहे लेखकों और पुलिस अफसरों के साथ देश के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग पहुंचे, जिन्होंने इस फेस्टिवल में अपने विचार रखे। इस फेस्टिवल का उद्देश्य लेखकों, पाठकों और विचारशील व्यक्तियों को एक मंच पर लाना है। इस फेस्टिवल में गंगा जल, अपहरण, राजनीति जैसी फिल्मों के निर्देशक प्रकाश झा ने अपराध के तौर तरीकों में जिस तरह से बदलाव आ रहा है उस पर चिंता जताई है। वहीं शनिवार को शुरू हुए कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकारों के पैनल में समाज में अपराध, पुलिस पर इसका प्रभाव पर भी चिंतन किया गया। साथ ही देश में साइबर अपराध के साथ महिला अपराध पर चर्चा की गई है। देखिए, जो ये सत्र था जिसपे यहाँ पर, इसमें बेसिकली जो अभी एक बहुत दुखद हादसा जो हुआ था देहरादून में 6 बच्चों की जान गई, तो उसको लेकर बेस था। लेकिन इसमें जो सिविल सोसाइटी के लोग आए थे उनके बहुत सारे ट्रैफिक पे सवाल भी थे और खासकर उनके सुझाव भी थे, और कुछ सुझाव बहुत अच्छे थे कि जिसमें पब्लिक और पुलिस का ट्रैफिक को लेकर इंटरेक्शन होना चाहिए, छात्रों में जागरूकता और बढ़ाई जाए जिससे कि वो ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। पुलिस की तरफ से भी है कि किस तरह से वो इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, पब्लिक की क्या अपेक्षाएं, उस पर कैसे हम खड़े उतरे। तो इंटरेक्शन काफी अच्छा था, अच्छे सुझाव आए। जो सुझाव आए डेफिनेटली उस पर हम काम करेंगे। और अच्छा, देखिए, मैं कहूँगा कि हमारा सेकंड एडिशन है, उसके बावजूद भी जो क्वालिटी इसमें आई है वो बहुत ही मतलब टॉप लेवल की, मान लीजिए प्रकाश झा सर जैसे लोग इसमें आ गए हैं, तो कितना इसकी वैल्यू बढ़ गई है। ये फेस्टिवल का सेकंड एडिशन है। पहला एडिशन हमने लास्ट ईयर नवंबर में किया था और उससे हमें इनकरेजिंग रिस्पांस मिला, तो हमने ये सेकंड एडिशन किया है इस बार। और इसमें हमने काफ़ी सारी नए लोगों को बुलाया है, क्राइम रिलेटेड, OTT रिलेटेड, फिल्म रिलेटेड। एसएसपी हरिद्वार के निर्देशों पर रुड़की के देहात इलाके में पुलिस ने गन्ना, कोल्हू और बाहरी लोगों को लेकर सत्यापन अभियान चलाया है। आपको बता दें, आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए, क्षेत्र की घटनाओं को रोकने के लिए यहाँ पर पुलिस लगातार हर रविवार को वेरिफिकेशन अभियान चला रही है, ताकि मकान मालिकों से लेकर कोल्हू संचालकों को अपने किराएदारों और मजदूरों का सत्यापन करना जरूरी है। आपराधिक घटनाओं को यहाँ पर रोकने को लेकर ये फैसला लिया गया है। आज विश्व एड्स दिवस है। आपको बताते हैं कि सिविल हॉस्पिटल रुड़की में इस समय 1485 HIV संक्रमित मरीज रजिस्टर्ड हैं, जबकि 45 मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 1 साल में HIV संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। CMS का कहना है कि 1400 मरीजों का इलाज अस्पताल से चल रहा है, लेकिन कुछ मरीज दवाई लेने के गायब हो गए हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा भी HIV को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है ताकि इससे बचा जा सके। तो टोटल 1485 मरीज हमारे यहाँ टोटल रजिस्टर्ड हो चुकी हैं एक साल 1.5 साल के अंदर, और इसमें से लगभग 45 की मृत्यु भी हो गई है। कुछ पेशेंट हम लोगों ने ट्रांसफर आउट करे हैं डिफरेंट और जगह पर, जो कि जहाँ पे रहने वाले थे जो ट्रांसफर होकर चले गए हैं वो लोग वहाँ चले गए हैं। तो 1400 लोगों का लगभग इलाज हमारे यहाँ से चल रहा है। सांप के काटने की खबर को लेकर अब एक अपडेट आया है। अब इसका पूरे देश में रिकॉर्ड रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। सांप के काटने और मरने वालों का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया है। साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है कि साल 2030 तक सांप के काटने के मामलों को कम करने का टारगेट रखा गया है। उत्तराखंड में भी सांपों के काटने से मौत के कई मामले सामने आते रहे हैं।